नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्रोफाइल खोलकर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि प्रियम्बल के बारे में। आखिर प्रियम्बल होता क्या है, प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। आप कोई भी बुक पलटाते होंगे, उसमें एक लिखा होगा कि भारत का संविधान उद्देशिका, जैसा कि यहाँ पे है एक बुक में मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे है भारत का संविधान उद्देशिका। आखिर ये क्या है, तो ये हम भारत के लोग ये सब जानेंगे क्या है। तो आखिर उद्देशिका का मतलब क्या होता है। उद्देशिका का मतलब है जिस तरह एक संविधान का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, कुछ प्राप्त करना, उसी को उद्देशिका कहा जाता है। आपके जीवन में कुछ एक उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को पाने के लिए आपको कुछ लक्ष्य निर्धारित करना होता है। उसी तरह हमारे संविधान का कुछ लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को पाने के लिए एक छोटा सा रूप में, सारांश के रूप में, छोटा सा अंश के रूप में एक सारांश तैयार किया जाता है, जिसे हम उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल बोलते हैं। तो ये आखिर क्यों संविधान से इसे अलग कर हर बुक में दिया जाता है। दरअसल इसलिए दिया जाता है ताकि हम भारत नागरिकों को यह समझना चाहिए आखिर भारत का संविधान उद्देशिका क्या होता है और संविधान का लक्ष्य क्या है। ये एक तरह से संविधान का दर्शन है। जिस तरह दोस्तों आप एक मूवी देखने से पहले ट्रेलर देखते हैं, उस ट्रेलर देखने से पता चल जाता है कि ये मूवी में क्या क्या है। उसी तरह संविधान पढ़ने से पहले अगर आप प्रियम्बल, प्रस्तावना के बारे में जान जाते हैं, देख लेते हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि संविधान में क्या क्या बातें हैं। तो ये सब है। तो उसका एक दरअसल प्रस्तावना जो है ये संविधान का दर्शन है, फिलोसफी है। तो ये सब जानेंगे आखिर क्या है उद्देशिका, उद्देश्य प्राप्त करना। तो यहाँ सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये क्या है, प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है। तो ये संविधान का सार है। क्या है दोस्तों, संविधान का सार है। दूसरा मार्कर लेती हूँ। क्या है दोस्तों, ये संविधान का सार है। सार माने पूरा एकदम। संविधान में आप लोग जानते होंगे जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद था करीब, अभी लगभग 450 हो चुका है। तो इसमें से यह एक सार है, एक संविधान का एक छोटा सा अंश है, पूरा एक निचोड़ कर इसमें रखा गया है प्रस्तावना में। तो ये संविधान का सार है, सारांश है, दर्शन है। जैसा कि हम बता चुके हैं संविधान का दर्शन क्या है, तो वो है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को तैयार किसने किया, ये भी बात आती है। तो इसका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में पेश किया था। कब दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पेश किया था, तो संविधान सभा में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन संविधान सभा में 22 जनवरी को स्वीकृति दी गई। संविधान सभा में कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा में स्वीकृति कब दी गई, तो दोस्तों 22 जनवरी को स्वीकृति दी गई। आप जानते हैं दोस्तों ये प्रेरित कहाँ से है प्रस्तावना, तो सबसे पहले ये जानते हैं पूरे विश्व में प्रस्तावना सबसे पहले कहाँ बना। तो एक अमेरिका में फिलाडेल्फिया शहर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर है। वहां पे फिलाडेल्फिया में 1787 में प्रस्तावना को विकसित करता है। बहुत सारे संविधान निर्माता ने क्या किया, 1787 में फिलाडेल्फिया शहर में प्रस्तावना को तैयार करता है। वहां से शुरुआत होती है पूरे विश्व में प्रियम्बल की चर्चा। तो प्रेरित है ये प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दरअसल हम जो भारतीय व्यक्ति हैं ये प्रस्तावना क्या अपने आप में निर्मित कर लें, हम लोग दूसरे से सीखते हैं और अपनाते हैं और कुछ बातें अपनी भी ऐड करते हैं।
तो ये जो प्रस्तावना जो है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया? तो ये इसका भाषा शैली जो है, भाषा का स्टाइल जो है, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और ये ध्यान रखिएगा, भाषा शैली कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भावना या विचार कहाँ से लिया गया? विचार लिया गया अमेरिका से, और भाषा शैली कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये दोनों में डिफरेंट आपको समझना चाहिए कि भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया, विचार या भावना, विचार मने उसका विचार लिए गए कहाँ से? अमेरिका से। तो दोस्तों इसका अब यहाँ तक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि प्रस्तावना के दर्शन क्या क्या है। आखिर प्रस्तावना में कौन कौन से मुख्य बातें दर्शन है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में समस्त नागरिकों को, यहाँ तक जानते हैं। आखिर इसका व्याख्या क्या होता है? तो यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, हम भारत के लोग से होता है, हम भारत, सॉरी यहाँ लिख नहीं पाए, लोग, हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी संविधान का शक्ति स्रोत लोग यानी कि जनता है। कौन है? संविधान का शक्ति स्रोत कौन है? जनता है। यानी संविधान, आप कोई संविधान में कोई वर्चस्व व्यक्ति का या कोई अमीरी व्यक्ति का वर्चस्व नहीं होगा, जिसमें क्यों कौन सा व्यक्ति का होगा? जनता का। तो प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है जनता से, यानी कि हम भारत के लोग, मतलब संविधान का शक्ति स्रोत कौन है? तो वो है जनता। यहाँ तक समझ गए? तो जानते हैं प्रस्तावना के दर्शन में, तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, हम लिखे हैं SSDR, SSDR। ये एक ट्रिक है आपको याद करने की। कोई भी एग्जाम में ये से पूछता है कि सही क्रम में सजाए, प्रस्तावना को क्या करे? सही क्रम में सजाए। तो यहाँ पे आपको याद करना मुश्किल हो जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। तो इसके लिए गणराज्य, इसके लिए एक ट्रिक है क्या? SSDR, जिसमें से एस मतलब, पहली एस मतलब क्या होता है दोस्तों? सोबरगेन। सोबरगेन का हिंदी क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व। क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व। दूसरा एस का अर्थ होता है क्या दोस्तों? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट माने समाजवादी। आपको इंग्लिश पता होगा तो याद हो जाएगा, सोशलिस्ट। और तीसरा क्या है? एस का मतलब सेकुलर। सेकुलर माने पंथ निरपेक्ष। सेकुलर माने पंथ निरपेक्ष। अब बचा क्या? डी से डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी माने लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में हम क्लास 9 का अध्याय 1 पढ़ा चुके हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज उस वीडियो में देखें जरूर, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। और ये क्या है? और आर का मतलब गणराज्य। गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक माने गणराज्य। तो यहाँ से आपको याद करने में आसान हो जाएगा। 5 है यहाँ पे SSDR, सोबरगेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। अब ये सब आखिर इसका अर्थ क्या होता है? ये क्या मतलब है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये क्या मतलब है? तो ये सब भी जानेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे बोलते हैं, यानी कि दोस्तों पूर्ण तरह से आजाद, यानी कि हम भारतीय व्यक्ति को आंतरिक एवं बाहरी मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। कोई भी आपको विदेशी बाध्य नहीं कर सकता है निर्णय लेने के लिए। इसी को क्या कहा गया? संपूर्ण प्रभुत्व। संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ क्या हुआ? हम आंतरिक एवं बाहरी मामले में निर्णय लेने में खुद सक्षम हैं, मतलब मेरे निर्णय में कोई बीच में दखल नहीं देगा। इसका अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व का ये अर्थ हुआ। तो यहाँ तक समझ गए? अब जहां भी लिखा रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या हुआ? यानी पूर्ण तरह से आजाद, आंतरिक एवं बाहरी मामले में निर्णय लेने में खुद की भागीदारी होनी चाहिए। ये समझ गए? अब ये है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? तो यहाँ थोड़ा सा लिखे हैं समाजवाद के बारे में, बहुत सारा इसका विस्तार है। तो इसका समाजवाद हमारे प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन कौन
42वां संविधान संशोधन 1976 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? इंदिरा गांधी सरकार 1976 में समाजवाद शब्द को अपनाया गया। हाँ, पहले भी लेकिन जोड़ा गया प्रस्तावना में। अब ये क्या होता है ये समाजवाद? तो समाज में संसाधनों का उचित वितरण ही समाजवाद कहते हैं। पिछड़ों का कल्याण करता है समाजवाद, असमानता को कम करता है, कोई अमीर गरीब के बीच ज्यादा फर्क नहीं होने देता है। इसी को हम क्या कहेंगे? समाजवाद के श्रेणी में रखेंगे। अब यहाँ जानेंगे दोस्तों पंथ निरपेक्ष के बारे में, मिटा कर लिखते हैं पंथ निरपेक्ष के बारे में। तो जानते हैं पंथ निरपेक्ष आखिर क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है। तो इसका तात्पर्य है विवेकशील, क्या है दोस्तों? विवेकशील, विज्ञानवादी एवं तार्किक विचारों के समुच्चय से संबंधित, जिसका लक्ष्य अच्छे जीवन को सुनिश्चित करता है। क्या कौन सा जीवन? अच्छे जीवन को सुनिश्चित करता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ जानते हैं इसमें राज्य का राजकीय धर्म नहीं होता है, अर्थात धर्म व्यक्ति का विषय माना जाता है। राज्य की नजर में कोई विशेष धर्म नहीं होगा, यह व्यक्ति का विषय माना जाता है कि वो कौन से धर्म माने या ना माने, उसका मामला है। यानी कि राज्य जो है धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। इसमें राज्य का राजकीय धर्म नहीं होता, धर्म व्यक्ति का विषय माना जाता है, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है किसको? नागरिकों को। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप जानते हैं दोस्तों गणराज्य के बारे में। आखिर गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का अर्थ होता है जिसमें वंश परंपरागत के अनुसार न होता है। गणराज्य का मतलब जानते हैं। रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? तो गणराज्य का अर्थ होता है किसी देश में देश का प्रमुख वंशागत न होकर एक निश्चित समय के लिए होता है। जैसे कि पहले हमारे देश में या पूरे विश्व में राजतंत्र व्यवस्था थी, जिसमें से कि राजा का चुनाव खुद ही होता था, यानी राजा का पुत्र राजा बनता था। फिर वंशानुगत के आधार पर राजशाही परिवार ही राजा बनता था। लेकिन संविधान बनने के बाद ऐसा नहीं रखा गया, जिसमें से कि किसी राजनेता का बेटा वंश के आधार पर राजनेता नहीं बन सकता है, बल्कि उसको हम वोट देकर चुनेंगे तभी वह बन सकता है। इसे ही हम गणराज्य कहा गया। यानी देश का प्रमुख जो होता है, जैसे मान लीजिए हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हमें वोट की आवश्यकता होती है। फिर प्रधानमंत्री के जो पुत्र होगा वो अपने आप सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसे हम इलेक्शन नहीं देते हैं। लेकिन पहले की जो व्यवस्था थी राजतंत्र व्यवस्था में वंशानुगत होता था, राजा का पुत्र राजा बनता था। तो ये व्यवस्था खत्म किया गया। इसी को हम क्या कहते हैं? गणराज्य। गणराज्य मतलब जो देश का प्रमुख होता है उसे वंशागत न होकर शासन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रस्तावना के प्रकृति के बारे में। तक आप समझ गए होंगे। तो आप जानते हैं हमारी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल की ये प्रभाव कहाँ से प्रभावित है। आखिर प्रियम्बल कहाँ से, हमारे प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द कहाँ से लिया गया है। तो ये दोस्तों अमेरिकी क्रांति होता है 1776 में। कब दोस्तों? अमेरिकी क्रांति 1776 में अमेरिकी क्रांति होता है, जिसमें से स्वतंत्रता शब्द प्रियम्बल में अपनाया गया है। मतलब कि हम भारतीय व्यक्ति को 1776 में अमेरिका में क्रांति होता है, वहां से होता है स्वतंत्रता की उत्पत्ति। उसी से हम अपनाते हैं हमारे संविधान में स्वतंत्रता शब्द। तो यहाँ तक समझ गए। आप जानते हैं फ्रांस की क्रांति, आप सब जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे विश्व इतिहास में। फ्रांस की क्रांति 1789 में होता है, जिसके कारण भारत अपनाता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये सब जानेंगे। स्वतंत्रता क्या होता है, समानता क्या होता है,
बंधुत्व आखिर क्या होता है, ये सभी जानेंगे। रूसी क्रांति होता है 1917 में, आप सभी जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे। रूसी क्रांति कब होता है? 1917 में, जहां से अपनाया गया समाजवाद। प्रस्तावना की प्रकृति के बारे में पहला है सामाजिक न्याय क्या होता है। समाज में, कहाँ? सोसाइटी में जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव न हो, इसी को हम क्या कहते हैं? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कहते हैं। किसके आधार पर? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, इसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय कहते हैं। दोस्तों, आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय क्या होता है? आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना शामिल है, जिसमें पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए आर्थिक न्याय की उपलब्ध कराया जाता है। अगर गांव में कोटा वितरण होता है, जिसमें से जो गरीब व्यक्ति होते हैं उसको मतलब कि सरकार की ओर से जो उसको अनाज दिया जाता है, उसको ऊपर लाने के लिए, एक तरह से उसके लिए आर्थिक न्याय की व्यवस्था करा रहा है सरकार, इसलिए उसे आर्थिक न्याय की जरूरत होती है। अब है राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक माने राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, हर व्यक्ति को राजनीतिक समान अधिकार प्राप्त हो। अगर आप 25 वर्ष के हो चुके हैं तो आपको विधानसभा में चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो स्थानीय स्वशासन में, मुखिया, सरपंच में आप चुनाव में उम्मीदवार बनने के हकदार हैं, तो आपको चुनाव लड़ने में आपको अवसर प्रदान करते हैं। इसी को राजनीतिक न्याय कहते हैं, यानी राजनीतिक रूप से सबको न्याय मिले, इसी को क्या कहते हैं मित्रों? राजनीतिक न्याय कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? तो दोस्तों, हम लोग समझ गए प्रस्तावना के प्रकृति के बारे में। क्या समझे? कि न्याय 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? न्याय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या? राजनीतिक न्याय। इन 3 बातों को हम समझ गए हैं अभी। अब हम लोग जानेंगे स्वतंत्रता के बारे में। क्या जानेंगे? स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि प्रस्तावना के प्रकृति में लिबर्टी के बारे में। फ्रीडम नहीं बोल रहा है, फ्रीडम हमारे संविधान के किस भाग में है? तो वो है भाग 3 में, जो कि फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 19 में वर्णन है स्वतंत्रता का वर्णन। लेकिन प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द को भी ऐड किया गया है, जिसमें स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है। इसका इंग्लिश होता है प्रस्तावना में लिबर्टी। तो ये स्वतंत्रता क्या होता है? स्वतंत्रता क्या होता है? स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बाधाओं का न होना, यही स्वतंत्रता है। व्यक्ति को पूर्ण रूप से, आंतरिक रूप से उसे स्वतंत्र छोड़ देना। स्वतंत्र यानी खुद से आजाद, अपने निर्णय ले सके, अपना विकास कर सके, अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, वो स्वतंत्र है, उसमें कोई बाधा न, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी। तो लिबर्टी प्रस्तावना में कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन? यहाँ जानते हैं कौन कौन? विचार, पहला क्या है? विचार। दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति। तीसरा क्या है? विश्वास। चौथा क्या है? धर्म। और 5वीं क्या है? उपासना। तो आपको ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि लिबर्टी में, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं? तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और अगर फंडामेंटल राइट में पूछा जाए स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं, तो उसमें अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 के 1 से लेके FG तक। तो 19 में स्वतंत्रता शब्द वहां अलग है और यहाँ पे स्वतंत्रता अलग है। फंडामेंटल राइट में स्वतंत्रता का इंग्लिश है फ्रीडम, और यहाँ पे है लिबर्टी शब्द का। तो अगर आपको एग्जाम में आता है स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं और आपको नहीं बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार में पूछ रहा है कि प्रस्तावना में पूछ रहा है, तो आप इंग्लिश देखिए। इंग्लिश पेज को उल्टाइए, वहां पे लिखा रहेगा
अगर प्रस्तावना में पूछ रहा होगा कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो वहां लिबर्टी होगा। अगर फंडामेंटल राइट में पूछ रहा होगा कि स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, फ्रीडम होगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखे हैं विचार। क्या लिखे दोस्तों, विचार। ये विचार क्या होता है, आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों का अपना अपना विचार है, तो यही विचार की स्वतंत्रता है। विचार माने व्यक्ति की आंतरिक चेतना होता है। हर किसी के पास अपना एक विचार होता है। इसकी हमारे संविधान में स्वतंत्रता है, आजादी है। अभिव्यक्ति, ये क्या होता है, अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना, मौखिक रूप में, लिखित मतलब मौखिक रूप में, या मौन रह के भी हम प्रकट कर सकते हैं, या हाव भाव से कर सकते हैं, इशारे से कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति। अगर कोई गूंगा है, वो अपनी बातों को कहना चाहता है, तो किस माध्यम से कहेगा, पत्र के माध्यम से, लिख कर कहेगा, लेकिन अपनी बातों को तो पहुंचा रहा है दूसरे के तक। इसी को क्या कहा जाता, अभिव्यक्ति। अपने बातों को व्यक्त कर दो, इसी को क्या कहा गया, अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति यानी बाहरी विषय वस्तु से संबंधित है, जैसे बोलना, शारीरिक हाव भाव, पहनावे इत्यादि की स्वतंत्रता है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको हाव भाव, इशारे के द्वारा आप किसी को बात कुछ कर रहे हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है। पहनावे के जरिए भी आपको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अब है विश्वास। तीसरी स्टेप क्या है, विश्वास। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि क्रम अनुसार सजाए कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है वो क्रम अनुसार सजाए, तो आपको ऑप्शन में ये पहले दे देगा 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर दे देगा, और फिर ये 3 नंबर। तो आपको सीधा समझना होगा, तो सीधे एकदम याद होना चाहिए। मेरा पढ़ाने का फायदा आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, बस इतना ही है। तो विश्वास क्या होता है, विश्वास क्या होता है, किसी विषय पर शंका ना हो, चुपचाप विश्वास कर लेना, यही विश्वास है। तो आपको कहीं भी विश्वास करने की स्वतंत्रता है। हमारे संविधान आपको ये आजादी देता है कि आप कहीं भी विश्वास कर सकते हैं। आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार को कभी पैसा चुका भी देते हैं, कभी नहीं चुकाते हैं, तो वो दुकानदार जो है वो आप पर जब नहीं चुकाते पैसा, बोलते हैं अगले हफ्ते दे देंगे, तो वो आप पर विश्वास करता है ना। तो उसको विश्वास करने की स्वतंत्रता है, वो खुद में उसको स्वतंत्रता है। ये समझ गए। अब है धर्म। क्या है, धर्म। धर्म क्या होता है, यह आस्था का विषय है, यह आस्था का विषय है। आंतरिक जागरूकता के आधार पर किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आपको मतलब किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अगर आप आंतरिक रूप से जागरूक है तो। यह आपको संवैधानिक तौर पर यह आजादी देता है, किसी भी धर्म को मानने की अधिकार देता है धर्म। अब है उपासना। क्या है, 5वीं, उपासना। यहाँ पे हम लिखे हैं उपासना। तो धर्म के मान्यता के अनुरूप आचरण करने मानवीय क्रियाकलापों की स्वतंत्रता है। आपको धर्म के मान्यता के अनुरूप आचरण करने, मानवीय क्रियाकलापों में आपको मतलब कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग जानेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता के बारे में जानेंगे, फिर बंधुत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे समता कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इक्वलिटी प्रियम्बल में कितने प्रकार की होती है। तो वो होती है 2 प्रकार की। कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और अगर आपसे पूछा जाए कि समता फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में मतलब कौन से अनुच्छेद से कहां तक है, तो वह 14 से 18 समता का अधिकार है। 14 से 18 कहाँ, मूल अधिकार में। लेकिन प्रियम्बल में आपसे पूछा जाए कि समता कितने प्रकार के होते हैं, यानी उद्देशिका में समता कितने प्रकार के होते हैं, तो वह होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर की समता।
तो ये प्रतिष्ठा क्या होता है? नागरिक की प्रतिष्ठा, अब प्रतिष्ठा माने मान सम्मान का अधिकार है। प्रतिष्ठा मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा, उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसका एक तरह से वो प्रतिष्ठा है। और दूसरी है अवसर। क्या है? अवसर की समता। तो व्यक्ति को अपना विकास करने का समान अवसर प्राप्त हो और उसके साथ कोई भेदभाव किसी तरह का न हो, वो क्या है? अवसर। उसे हम अवसर देते हैं, कुछ भी करने का उसे मौका देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अवसर की समता है हमारे संवैधानिक रूप से, उसे प्रस्तावना के जरिए उसे अवसर की समता देते हैं। और दूसरी है बंधुता। इसको एक और शब्द कहते हैं बंधुत्व। क्या कहते हैं? बंधुत्व। ठीक है, इसी को बंधुत्व। मित्र तत्व की भावना होनी चाहिए, इसी को क्या कहा गया? बंधुत्व, यानी कि भाईचारे की भावना। हम एक दूसरे के प्रति, लोगों के प्रति मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, इसी को क्या कह रहे हैं? बंधुत्व या बंधुता। ठीक है, भाईचारे की या भाईचारे की भावना कहा गया है। अंतिम है इसका व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति की गरिमा, मान सम्मान, मतलब आंतरिक तौर पर होता है, वो गरिमापूर्ण जीवन उसका होना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता पर बल दिया गया है। राष्ट्र माने देश, हमारे देश। राष्ट्रवाद माने, राष्ट्र माने कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में हम लोगों को जो एकता से, प्रेम से जो संबंध होता है, उसके लिए हम राष्ट्र शब्द का उपयोग करते हैं। तो राष्ट्र के लिए एकता होना चाहिए। एकता माने एक दूसरे के कोई जाति धर्म लिंग इत्यादि के आधार पर हम उससे भेदभाव ना करें और एकता के सूत्र में बने रहें, उसी को क्या कहा गया? एकता। और अखंडता मतलब खंड खंड में ना हो, सभी एकजुट में हो, उसे क्या कहा गया? अखंडता। तो अखंडता पर बल दिया गया है। फिर आगे जानते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, क्या विशेषताएं हैं प्रियम्बल की। तो यहाँ पे लिख चुके हैं उद्देशिका का महत्व। उद्देशिका महत्व में प्रस्तावना, भूल नहीं कीजिएगा कि ये दोनों शब्द क्या है, दोनों आखिर एक ही। उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल, तीनों शब्द एक ही है। उद्देशिका को पढ़कर संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझा जा सकता है। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं को अगर मस्तिष्क पढ़ना है, उसके दर्शन को जानना है, तो हम संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर उसके मस्तिष्क को समझ सकते हैं, उसकी सोच को समझ सकते हैं। अगर हम B.R. अम्बेडकर के सोच को समझना है या पंडित जवाहरलाल नेहरू को सोच के समझना है, उसके मस्तिष्क को समझना है, तो हमें प्रस्तावना का अध्ययन करना चाहिए और प्रस्तावना पर सोच समझकर विचार विमर्श करना चाहिए, अगर उसको मस्तिष्क को पढ़ना है तो दोस्तों उद्देशिका पढ़कर संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझा जा सकता है। आखिर क्या विशेषताएं हैं? तो हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के बारे में बोल रहा है पढ़ने के लिए। तो दरअसल इसलिए कह रहा है क्योंकि पूरे विश्व में हमारा भारतीय संविधान एक दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह एक ऐसा लोकतांत्रिक संविधान है जो अभी तक इसमें कोई भी ज्यादातर कमियां नहीं निकाली जा रही है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को मतलब कि इसीलिए हम लोग अनुमान लगाते हैं कि आखिर हमारे संविधान निर्माता कितनी मतलब सचेत तरीके से, कितनी सुंदर तरीके से आने वाले भविष्य में भी मतलब संविधान में बुराइयां न निकले, कितना सोच समझकर बनाया था। तो उसकी सोच को पढ़कर प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें संविधान निर्माताओं के सोच का दिखाई देता है। तो हम विश्व में अभी हर देश लोकतंत्र बना, लेकिन लोकतंत्र कहीं न कहीं उसके देश में गिर रहा है, मतलब लोकतंत्र संकट में चला जाता है और संविधान में संशोधन अधिक होती है। संविधान को पलट नेपाल में ही देखिए,
तो वहाँ पे संविधान को फिर से बनाया जाता है। लेकिन हमारा देश में ऐसा संविधान बनाया पहली बार में ही, जो कि इतना साल लागू होने के बाद भी अभी तक संविधान में कोई बुराइयां ज्यादातर नहीं निकलती है। समय के लिए भी छोड़ दिया गया कि आने वाला समय में भी संविधान समय समय पर संशोधन करते रहेगी, उसमें ऐड करते रहेगी, जिसके कारण हमारे अभी पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना सोच समझकर संविधान का निर्माण किया। तो यहाँ तक समझ गए। और न्यायिक निर्णय प्रदान करने में उनकी भावनाएं कारगर सिद्ध होती है। ये महत्व के बारे में समझ गए। आप दोस्तों जानते हैं के.एम. मुंशी के बारे में सभी ने प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताया है। आखिर प्रस्तावना कुछ तो खासियत होगी, इसीलिए न बहुत सारे व्यक्ति, महापुरुष, बहुत सारे महान व्यक्ति प्रस्तावना को लेकर कुछ न कुछ बातें की है। आखिर प्रस्तावना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो यहाँ देखिए दोस्तों, के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना राजनीतिक जन्म कुंडली है। राजनीतिक जन्म कुंडली है किसके अनुसार? तो के.एम. मुंशी के अनुसार। मुंशी जी क्या निकालते हैं? राजनीतिक जन्म कुंडली निकालते किसी का ट्रिक याद करने का होता है। तो के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना क्या है? राजनीतिक जन्म कुंडली है। अगर कोई भी एग्जाम में आपको पूछा जाए कि प्रस्तावना या उद्देशिका राजनीतिक जन्म कुंडली है, ऑप्शन नंबर ए के.एम. मुंशी के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी ये धर सकते हैं एन के पाल के अनुसार, बी आर अम्बेडकर के अनुसार। तो किसके अनुसार है? तो के.एम. मुंशी के अनुसार। ये प्रस्तावना के विशेषता को बता रहा है, महत्व को बता रहा है। फिर है दोस्तों एन के पालकीवाल के बारे में। क्या है? एन के पालकीवाल के बारे में नहीं, एन के पालकीवाल कहता है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यानी कि आपको अगर कोई भी संविधान का परिचय पत्र कौन सा है? प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। अगर आपको कोई देखने आता है, कोई घर वाले या कोई लड़के वाले परिवार लड़कियों को देखने आता है, या लड़की के परिवार लड़के वाले को देखने जाता है, तो सबसे पहले उस लड़के को क्या लिखवाया जाता है? परिचय पत्र। परिचय पत्र माने उसका परिचय क्या, उसका नाम क्या, उसके पापा का नाम क्या, वो कहाँ रहता है, तो इसका उसका परिचय है। तो उस परिचय से हमें पता चल जाता है उसका जिंदगी क्या है। उसी तरह हमारे संविधान में कि प्रस्तावना पढ़ने से पता चल जाता है कि हमारे संविधान कैसा है। तो ये इसीलिए क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। फिर है यहाँ पे ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है, माना जाता है, वो है आत्मा। तो ये कहता है कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का आत्मा है। मान लीजिए संविधान एक शरीर है, यानी किसी व्यक्ति का शरीर है, और आत्मा जो है उस व्यक्ति की वो क्या है? प्रस्तावना है। यानी संविधान किसी व्यक्ति का शरीर संविधान है और उसके आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे प्रस्तावना को पढ़कर। और आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और यहीं तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।